ओके, अस्सलाम वालेकुम। अब जो हम लैब करने जा रहे हैं वो है प्रैक्टिकल नंबर 5। प्रैक्टिकल नंबर 5 जो है वो है फैक्टर एनालिसिस पे। सही है। प्रीवियस लैब्स जो हमारी आइगन वैल्यू है उनसे ज़्यादा मेरे लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आई बिलीव कि रियल लाइफ में ज़्यादा काम करने के वो है, या आई सपोज आप कह लें थोड़ा आगे की चीज़ है। सही है। बहरहाल सब्जेक्टिव है वो तो। थिंकिंग। सही है। क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। एक ही क्वेश्चन है खैर इसमें कि हमें एफ ए लगाना है एस पी एस एस के अंदर यूजिंग मेथड्स ऑफ एम एल ई प्रिंसिपल का फैक्टरिंग एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग द डेटा। दो मेथड्स के ज़रिए फैक्टर एनालिसिस करनी है एस पी एस एस के अंदर। डेटा जो हमारे पास है वो गिवन है, मैं आपको उसको समझाने की कोशिश कर दूंगा। सही है। एम्प्टी कार्स का डेटा है, इसको मैं हम लोग मिनी टाइप के उस पर है, ये आई बी एम के उस पर खोलते हैं। सही है। अच्छा, जब तक ये ओपन हो रहा है मैं आपको एक बात समझा दूं कि फैक्टर एनालिसिस और प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में फ़र्क है क्या। रियलिस्टिकली अगर मैं आपको एक दो पॉइंट भी बता दूंगा, आई थिंक आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। फैक्टर एनालिसिस प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, अगर आपको याद है मैंने कहा था कि बहुत सारे वेरिएबल्स में से कुछ चंद इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स निकालना हमारा काम था प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में, राइट। और वो हम निकाल कैसे रहे थे, हम लोग क्यूमुलेटिव वेरिएंस देख रहे थे। अगर आपको याद है आइगन वैल्यूज क्यूमुलेटिव, वो तो खैर हम इधर भी देख रहे हैं, लेकिन उधर हम स्पेसिफिकली देख ही वेरिएंस के लिए रहे थे। वो सिंप्लीफिकेशन था डेटा का, मतलब बड़े वेरिएबल्स को में से सिंप्लीफाई करके दो या तीन या जितने भी वेरिएबल्स हैं, मतलब वेरिएबल्स हम कम करके अपना डेटा जो है वो काम करने के लायक बना रहे थे। ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि कौन से या कितने फैक्टर्स हम ले सकते हैं, कितने हम लोग पीसीस ले सकते हैं, और जो पीसीस जो आ रहे हैं फिर उनकी क्या कहते हैं, अ, वो पीसी पे डिपेंड किस पे करते हैं, राइट। अच्छा, अब जब मैं पीसीए और फैक्टर एनालिसिस का भी जब मैं खोलूँगा तो आपको बहुत ज़्यादा सेम लगेगा, लेकिन उसकी वजूहात और उसके क्या कहते हैं रीजनिंग बहुत डिफरेंट है। सही है। अब मैंने आपको पीसीए बता दिया कि भाई हम जो थे वो कितना ज़्यादा वेरिएंस इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके मुताबिक हम लोग पीसीज लेते थे। सही है, वेरिएंसेस के मुताबिक, यानी कितने कम करके ले सकते हैं, और जो फिर जो कम कर रहे हैं वो किस चीज़ पर मुबनी है। आई होप कि ये हो जाए, वरना मसला होगा। हो गया। सही है। एम गेयर कार्ब। अच्छा, हम जो डेटा लेंगे वो लेंगे सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूस, डिस्क्रीट नहीं लेंगे, राइट। क्योंकि डिस्क्रीट हमें नहीं पता। आई थिंक गेयर तो मुझे पता है खैर कौन सा है, कितने गेयर होते हैं, वी एस कार्ब। आई डोंट रियली नो अबाउट दिस डेटा। गाड़ियों का डेटा है तो मुझे पता है, लेकिन है क्या वो बात में समझ नहीं आ रही, टू बी ऑनेस्ट विद यू। सही है। ये हमारे पास डेटा है। सही है। मैं आपको क्या समझा रहा था कि प्रिंसिपल फैक्टर एनालिसिस क्या था। अब मैं आपको बताता हूँ फैक्टर एनालिसिस कहाँ पे इस्तेमाल होता है। जहाँ प्रिंसिपल फैक्टर एनालिसिस, ये कंपोनेंट एनालिसिस इस बात पे काम आता है कि आप कितने वेरिएबल्स से वेरिएंसेस के ज़रिए कि कितना ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं वेरिएबल्स, वेरिएंस तकरीबन 80%। आप उसके मुताबिक उन दो वेरिएंसेस को लेते थे और फिर आप उनके लिहाज से बता देते कि ये वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट हैं, और फिर आप ये बता देते कि इन पीसीज में से किन किन वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। सही है। ये प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का था। फैक्टर एनालिसिस की जब मैं आपको इंटरप्रिटेशन अभी करवाऊंगा वो भी इससे मिलती जुलती है, उसमें भी वही वेरिएंस वाला चक्कर, आइगन वैल्यू वाला चक्कर है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का। लेकिन फिर फ़र्क क्या है, जहाँ पर अगर मैं आपको एक ओवरऑल एक बात करूँ एक ब्रॉड सेंस में, तो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का काम सिंप्लीफिकेशन है। फैक्टर एनालिसिस में का जो काम है, चाहे वो आप किसी भी इस तरीके से ले, ऑफ कोर्स मेथड बाय मेथड डिपेंड करता है, लेकिन फैक्टर एनालिसिस एज अ टोटल ही इस तरह से काम करता है कि जो हमें डेटा दिया हुआ है उनके बीच में जो कोरिलेशन आ रहा है, वो कोरिलेशन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अंडरलाइंग जो फैक्टर्स है ना, वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है कि क्या है क्या नहीं है। सही है।
अंडरलाइंग फैक्टर से मुराद ये है कि अगर एक स्टूडेंट के नंबर आ रहे हैं मैथमेटिक्स में फिज़िक्स में और केमिस्ट्री में, अच्छे नंबर आ रहे हैं, राइट। मैथमेटिक्स केमिस्ट्री और फिज़िक्स में उसके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, लेकिन आर्ट्स में और स्पोर्ट्स में और इंग्लिश के एसेज वगैरह में, इंग्लिश ग्रामर टाइप की चीज़ में या ऐसे वगैरह में, आप आई थिंक आई कैन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, उसमें इसके नंबर कम आ रहे हैं। सही है। तो उसकी वजह क्या थी? सही है। तो जो पहला फैक्टर हमें प्रॉब्ली जो हम निकालेंगे वो हमें ये बता सकता है कि भाई कि द रीज़न कि इसका इंग्लिश केमिस्ट्री सॉरी केमिस्ट्री मैथ्स और फिज़िक्स में अच्छे नंबर आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं, और इन तीनों में अच्छे आ रहे हैं, तो जो पहला फैक्टर होगा वो हमें ये बता सकता होगा कि पहला फैक्टर होगा इसका एनालिटिकल स्किल्स का, कि भाई ये बंदा कैलकुलेशन, और ये बच्चा जो है कैलकुलेशन और एनालिटिकल स्किल्स में अच्छा है। सही है। और फिर उसका फैक्टर टू ये हो सकता है कि इसके आर्ट्स में और इंग्लिश में ऐसे राइटिंग वगैरह वगैरह में और क्रिएटिव और स्पोर्ट्स वगैरह में इसके नंबर अगर कम आ रहे हैं, तो उसमें वो ये बता सकता है कि उसका दूसरा फैक्टर ये है कि ये क्रिएटिविटी में वीक है, कि जहाँ ये बच्चा एनालिटिकल स्किल्स में अच्छा है वहाँ ये क्रिएटिव स्किल्स में वीक है। ये है फैक्टर्स। सही है। द अंडरलाइंग फैक्टर के जो अगर ये आ रहा है कोरिलेशन, तो क्यों आ रहा है, और वो क्यों इसलिए आ रहा है जब हम तीनों को चीज़ों को देखेंगे कि भाई आर्ट्स में भी है, आर्ट्स में इंग्लिश में और स्पोर्ट्स में अगर हम देखा जाए तो जो कोरिलेशन होगा उसका, वो कॉमन वेरिएंस जो होगा, वो कॉमन वेरिएंस जो पैटर्न दिखाएगा उससे हम हिसाब लगा सकते हैं कि ये तीनों चीज़ें किस चीज़ से कॉमन होती हैं, किस चीज़ से रिलेटेड होती हैं, और हम बोल सकते हैं कि तीनों चीज़ों में एज़ कम्पेयर टू द अदर थ्री फैक्टर्स ऑफ केमिस्ट्री इंग्लिश केमिस्ट्री फिजिक्स एंड मैथ्स, इसमें क्रिएटिविटी ज़्यादा इस्तेमाल होती है, जबकि फिज़िक्स मैथ और केमिस्ट्री में क्रिएटिविटी के बजाय ज़्यादातर एनालिटिकल स्किल्स होते हैं। सही है। बहरहाल मैं शुरू करता हूँ। टू बी ऑनेस्ट विथ यू, ये थोड़ा डेटा अजीब सा है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। डेटा तो हम इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें बोला ही है क्या करने को। इसमें भी डायमेंशन रिडक्शन पे जाएंगे, फैक्टर पे जाएंगे। सही है। आप सारी वो चीज़ें लेंगे, एम पी जी, डी आई एस पी, एच पी, ड्रैट, डब्ल्यू टी और क्यूसेक, राइट। एक्सट्रैक्शन पे हम जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हमने प्रिंसिपल कंपोनेंट हम लाजो का था पीसीए के लिए, पर अभी हम प्रिंसिपल कंपोनेंट नहीं, हम लोग लेंगे मैक्सिमम लाइक्लीहुड और प्रिंसिपल एक्सिस फैक्टरिंग, इफ आई करेक्टली रिमेम्बर। चेक करने दें मुझे एक बार। हाँ, प्रिंसिपल एक्सिस फैक्टरिंग था। सही है। मैक्सिमम लाइक्लीहुड पहले करते हैं। सही है। एक्सट्रैक्ट बेस्ड ऑन आयरन वैल्यूज ग्रेटर देन वन, इस चीज़ को मत याद रखिएगा क्योंकि ये आपको भी बताएगा। स्कीप रॉड भी ले ले भाई। ओके। आया ही नहीं आया। ओ, लोड हो रहा है। मैं डर गया कि वो कह रहा है कि डेटा गलत है। सही है। अच्छा, अब चीज़ें क्या होती हैं, डेटा क्या है? कम्युनैलिटीज़ का डेटा है, स्क्री प्लॉट है, टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन्ड का डेटा है, और फैक्टर मैट्रिक्स का भी डेटा है। सही है। ये तो वो है। अच्छा, मैं समझाता हूँ कि यह है क्या। नाउ अंडरस्टैंड कि हमें जो दो मेथड्स बताए थे ना, एमएलई बताया है और प्रिंसिपल एक्सेस फैक्टरिंग का बताया है। तो एमएलई में क्या होता है, एमएलई का मेथड हम लोग फैक्टर एनालिसिस में क्यों इस्तेमाल करते हैं? हम एमएलई का डेटा जब इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा ताकि आपको याद रहे, दिमाग में एक डिस्टिंक्शन बनाते हैं तो ज़्यादा देर तक याद रहता है कि डेटा जब मल्टीवेरिएट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, आई थिंक ये हम सबके लिए काफ़ी अब गिवन सी बात है कि हम सारा मल्टीवेरिएट पे काम कर रहे हैं। आई होप सो। तो मल्टीवेरिएट नॉर्मल जब होता है तो हम लोग एमएलई इस्तेमाल करते हैं, और जब आपको डेटा ज़्यादा गिवन हो, दूसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट ये
कि जब हमें स्टैटिस्टिकल टेस्ट या फिट इंडाइसिस का ज़्यादा काम इस्तेमाल करना हो। सही है, ये काम होता है। अच्छा, ये जो मैंने तीनों पॉइंट्स बताई काफ़ी सिंपल पॉइंट है। नंबर वन क्या, जब डेटा जो हो वो हम लोग ये सपोज कर रहे हों कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मल्टीवेरिएट। और दूसरा, जब जब डेटा ज़्यादा हो। और तीसरा, जब जब डेटा में हमें क्या कहते हैं फर्दर टेस्टिंग भी अप्लाई करवानी हो, तो हम लोग एमएल इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं एमएल का समझाता हूँ। कम्युनैलिटीज़ का क्या मतलब होता है। कम्युनैलिटी डबल यही चीज़ है। सही है। शिट, इसको डीएक्टिवेट कैसे करते हैं। हम अब इसे समझ ले अभी। सही है। कम्युनैलिटीज़ में इनिशियल है और एक्सट्रैक्शन का क्या मतलब है। हमारे पास जो थे वो 6 वेरिएबल्स है, एम पी जी, डी एस डी आई एस पी, एच पी, ड्रैड, डब्ल्यू टी और क्यू सैक। सही है। ये चारों पांचों छठों चीज़ें क्या बताती मुझे नहीं पता, सिवाय एच पी के शायद वो हॉर्स पावर हो, डब्ल्यू टी शायद वेट हो, और क्यू सैक हमारे पास पता नहीं क्या है। शायद ये हो के पता नहीं एक स्पीड के एक स्पेसिफिक टाइम में एक गाड़ी कितने सेकंड में कितनी देर में कितने मतलब कितने सेकंड में किस स्पीड पर पहुंच जाती है। जैसे मुझे पता है वो भी एक स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल होता है, जैसे टॉप रेस कार में कि 0 to 60, ये 0 से 60 माइल्स पर आवर की कितने सेकंड्स में हो चले जाती है। आई थिंक ये वो ले रहा हो। आई डोंट रियली नो, मैं इतना ज़्यादा गाड़ियों के बारे में नहीं जानता। सही है, जिसको पता होगा वो जानता होगा प्रॉब्ली। सही है, इसलिए वही कहता है कि हमें स्टैटिस्टिशियन हमें एक जनरल नॉलेज ओवरऑल हमारी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए टू इंटरप्रिटेट द डेटा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। कम्युनैलिटीज़ हमारे पास आ गई। इसका मतलब क्या है, मतलब इनिशियल जो था वो हमारे पास ये था। फैक्टरिंग एनालिसिस के बाद हमारे पास, एक्सट्रैक्शन के बाद तकरीबन तकरीबन हमारे पास ये वेरिएबल्स कितने एक्सप्लेन में आ गए। सही है। फैक्टरिंग एनालिसिस के बाद मतलब हमने शुरुआत में ये डाला। सही है। और उसने सारा अपना अंदर का जो प्रोसेस है मैथमेटिकल कंप्यूटेशन जो भी होती है इसकी, फैक्टर एनालिसिस की, एमएलए की, उसने वो सब कुछ करने के बाद कितनी फिर वैल्यूज़ बना दी, कितनी ज़्यादा वेरिएंस इसने खींच सका, वो ये थी। सही है। और अच्छा, एमएलई की खासियत ये भी होती है कि एमएलई जो है वो कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे हम बताया है कि मेन लाइक्लीहुड एस्टिमेशन होता है एमएलई, तो ये कि एमएलई कोशिश करता है, एमएलई का जो मेथड है कि जो हमारे पास डेटा आया है उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर पाएँ जिससे जो हमारे पास ऑब्जर्व डेटा है वो इस मॉडल के अंदर रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। सही है। आफ्टर ऑल एमएलई का काम ही यही होता है, एमएमई और एमएलई जो हमने पढ़ा था शुरुआत में लाइक्लीहुड एस्टिमेशन का, कि ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस बढ़ाएं, या कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या इसकी प्रोबेबिलिटी है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप के डेटा को हमें सैंपल में देखने को मिलेगा, ये होता है। सही है। अब टोटल वेरिएंसेस एक्सप्लेन का क्या मतलब है। टोटल मेरे पास 6 थे और ये फैक्टर्स हैं 1 2 3 4 5 6। टोटल आइगन वैल्यूज़ हैं ये वही वेरिएंसेस हैं और क्यूमुलेटिव हैं। अब आप ये गौर करें तो ये आपको बहुत ज़्यादा पीसीए से मिलता जुलता होगा जो है। बट देन अगेन आई टोल्ड यू एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो कि भाई इन दोनों की आपको इनेट रीजनिंग जानना ज़रूरी है। आफ्टर ऑल अगर ये दोनों के दोनों टेस्ट पीसीए और एफए एक ही होते, एक ही मेथड से होते, तो वो दोनों दो अलग अलग मेथड कभी ज़िंदगी में क्रिएट नहीं होते। देयर हैज़ टू बी सम डिफरेंस बिटवीन इट। चाहे ये होगा कि उनमें कोई डिफरेंस है, या ये होगा कि एक पुराना मेथड है और उसका फिर दूसरा कोई अपडेटेड मेथड है। अभी तो यही मेथड है कि इन दोनों में डिफरेंस है, कि दोनों का इस्तेमाल करने की वजह कुछ और होती है। सही है। ये हमारे पास टोटल था, उसने बताया 4.7 1.1 और ये और ये एक्सट्रैक्शन सम और स्क्वायर लोडिंग। अभी देखें, अब आप गौर करिएगा, पीसीए में जब हम मिनी टैब में कर रहे थे तो ये हमें वन से ज़्यादा छोटी जो वैल्यू, जो सारी की सारी वैल्यूज थी ना वो दिखा रहा था। सही, मतलब ये सेक्शन जो था ना, ये टोटल सेक्शन हमें नहीं दिखा रहा था, समझे, बस ये सेक्शन दिखा रहा था। सही है। मिनी टैब में जब हम पीसीए कर रहे थे, जबकि ये हमें ये दिखा रहा है क्यों, क्योंकि अभी आपको मैंने देखा था, मैंने आपको बताया था जब मैं एसपीएस में ले रहा था अभी,
डायलॉग बॉक्स में किसने लिखा हुआ था आइजन वैल्यूज ग्रेटर देन 1। ये हमें एक तरीके से रिजल्ट को थोड़ा और कंक्लूसिव करके दिखा रहा है कि भाई जो 1 से वैल्यू बड़ी वैल्यूज है मैं तुम्हें वही चीज़ दिखाऊंगा क्योंकि तुमने वही सेलेक्ट करा है। तो इसने इन दो चार सा में से जो सबसे टोटल था वो यही बताया था, जो सबसे 1 से बड़ी आ रही है एक्सट्रैक्शन के बाद उसने सिर्फ वही वैल्यूज दिखाई हैं, और दो ही वैल्यूज हैं जो 1 से बड़ी आ रही हैं, 4.007 पहला फैक्टर और दो फैक्टर, मतलब इन 6 फैक्टरों में से दो फैक्टर्स इसे सबसे इंपॉर्टेंट लगे जो वेरिएंस को बता रहे हैं। सही है। पहला फैक्टर जो है वो 4.7 है आइगन वैल्यू, और वो एक्सप्लेन कर रहा है डेटा के अंदर वेरिएबिलिटी अराउंड 66%। और टोटल दूसरा जो है 1.03t, और दोनों को मिलाकर 80%। सही है। इसके अंदर भी वही रूल ऑफ थंब है जो मैंने पीसीए में बताए थे कि आइगन वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए और कोशिश करेंगे वेरिएंस जो है, अच्छा दोनों ही रूल ऑफ थंब है कि आइगन वैल्यू देखें कि प्रेफरेबली 1 से बड़ी हो, और प्रेफरेबली कि आपका वेरिएंस अराउंड 80% एक्सप्लेन किया जा रहा हो। इसकी प्लॉट हम देख सकते हैं कि एल्गो पॉइंट, अच्छा पीसीए वाले में क्योंकि 4 ही फैक्टर तो उसमें एल्गो पॉइंट अच्छे तरीके से दिख रहा था, मैंने स्क्रीन प्लॉट को आपको इतना नहीं सर दिखाया था, पर मैंने आपको उस वक्त ये भी बोला था कि आप मुझे ये पता है कि द रीज़न कि स्क्रीन प्लॉट इतना काम नहीं कर रहा है इस वक्त वो इसलिए है कि डेटा ज़्यादा नहीं है, लेकिन अभी हमारे पास 6 फैक्टर है, ये भी ज़्यादा ही नहीं है, लेकिन हमें इन 6 फैक्टरों में भी कम से कम कुछ दिख रहा है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस स्क्रीन प्लॉट। एल्बो पॉइंट क्या होता है? एल्बो पॉइंट होता है अगर आप अपने हाथ को ही देखें, सही है, द रीज़न कि उसको एल्बो पॉइंट कहते हैं, अगर आप अपने हाथ को देखें और आप अपना हाथ एक्सटेंड करें, सही है, तो वो पॉइंट फिर जहाँ से आपका एल्बो शुरू हो रहा है, क्योंकि देखिए आपका एल्बो जो है, आपका क्या कहते हैं आर्म जो आपके बॉडी से अटैच्ड है आपके एल्बो तक बिल्कुल सीधा है, राइट। तो समझें ये जो एरिया है ये पूरा जो एक स्क्री है ना ये आपका हाथ है, सही है। एल्बो पॉइंट फिर इसमें क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका एल्बो होगा, सही है। ऑफ कोर्स आई मीन अब आप बोलेंगे कि भाई हाथ तो सीधा होता है एल्बो से लेकर, हाथ से बॉडी से लेकर एल्बो तक, तो ये तो टेढ़ा हो रहा है, तो क्या हड्डी टूट गई थी बीच में? नहीं, हड्डी नहीं टूटी थी बीच में, जैसे मैंने कहा था एक ह्यूरिस्टिक टेस्ट है, सही है। इट्स नॉट के द नो ऑल एंड द बी ऑल, ये एक एस्टिमेशन के तौर पे है, ये वही एस्टिमेशन है जो ये यहाँ पर कर रहा हूँ मैंने, जो यहाँ पर मैं कर चुका हूँ, लेकिन जब भी मैं आपको स्क्रीन प्लॉट एक रीड करना बता रहा हूँ, तो जितना सीधा सीधा बन रहा है और फिर अचानक से जो फिर स्टीपनेस क्रिएट हो रही है ना सीधी की, वहाँ उस पॉइंट से आगे और उस पॉइंट जहाँ से स्टीपनेस शुरू हो रही है, मतलब यहाँ से स्टीपनेस शुरू हो रही है और फिर ये जा रहा है, सही है, स्टीप हो गया, गिर नहीं रहा ज़्यादा, सीधा नहीं है, एक्स एक्सिस पे ज़्यादा हॉरिजॉन्टल ज़्यादा हो चुका है एज़ कम्पेयर टू वर्टिकल। तो समझ लें कि ये एल्बो पॉइंट है, यहाँ से एल्बो पॉइंट के बाद का एरिया जो है आप उसे इग्नोर मारेंगे, और एल्बो पॉइंट का पहले का जो एरिया है आप उसे अंडरस्टैंडिंग मिलेंगे। इसलिए हम एक से लेकर दो, ये पूरा एक का हिस्सा है, और दो से लेकर तीन, ये तीन दो का हिस्सा है, सही है। तो हमने इसलिए दो वेरिएबल्स लिए हैं जो अंडरस्टैंडेबल भी है यहाँ पे लेते हुए। अब फैक्टर एनालिसिस का क्या मतलब है? फैक्टर मैट्रिक्स का मतलब ये है कि जो हमने फैक्टर लिया है उसके साथ इसका कोरिलेशन कितना है, सही है, मतलब -0.922, सही है। तो फैक्टर वन में हम बता सकते हैं हमें जो एक सेक्शन मिल रहा है वो है फैक्टर वन में MPG, DISP, सुभान अल्लाह सारे ही बड़े आ रहे हैं। अच्छा फैक्टर वन में -0.922.947, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 6 करके देखें, वो भी वही एक बेकार सा, या ना हो बेकार भाई क्या पता, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, 0.707 से सारे बड़े, तो 1 2 3 4, तो पहला फैक्टर जो है वो -0.922.947.829 और WT, यानी MPG, DISP, HP और WT का फैक्टर है। अब इधर इंटरप्रिटेशन का मसला है, सही है। अब देखिए मैं अगर आपको, अगर कार के बारे में मुझे पता होता तो मैं आपको इंटरप्रेट बता सकता था कि भाई ये फैक्टर क्या बता रहा है। अगर मैं सर्च कर लूँ कि भाई MPG, DISP और HP क्या होता है, तो चलो यार मैं सर्च कर ही लेता हूँ। ओके मैंने अभी ज़रा क्विक सर्च कर लिया कि ये सारे वेरिएबल्स होते हैं कि एम्प्टी कार्स के अंदर। आपके पास एम्प्टी कार्स तो नहीं आएगा, आई मीन चांसेस तो यही है कि नहीं आएगा, पर अगर आपके पास आया तो आप बता सकते हैं कि क्या,
सही है। एमपीजी क्या होता है, जो मैंने भी सर्च करा, वो होता है माइल पर गैलन, मतलब बेसिकली एवरेज क्या है। जो हम बाइक चलाने वाले उन्हें तो पता है कि एवरेज क्या है। जैसे एक 70 की आमतौर पे एवरेज 40 किलोमीटर्स पर आवर है, सॉरी 40 किलोमीटर्स पर लीटर है। इसी तरीके से ये माइल्स पर गैलन है, यूएस का वो टर्म है गैलन। हम लोग तो लीटर्स आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं। डीआईएसपी क्या है, डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम, मतलब उसका इंजन का, गाड़ी के। एचपी क्या है, हॉर्स पावर है। ड्रैट क्या है, ड्रैट लिखा हुआ था गियर रेशियो एक्सिल का। सही है, रेयर एक्सिल का जो गियर है उसकी क्या डिग्री है, कुछ ऐसा ही था। डब्ल्यू टी वेट था, और क्यू सैक वही था जो मुझे लग रहा था कि मैं कह रहा था आपको 0 to 60 कितने टाइम में पहुंचता है। ये है कि क्वार्टर ऑफ माइल पे कितने टाइम पे पहुंच जाता है। मतलब अगर गाड़ी खड़ी हुई है तो एक क्वार्टर माइल कितने सेकंड में ये कवर कर लेगी। ये है, ये होता है क्यूसैक। सही है। अब इसको मद्देनज़र रखते हुए जो मैंने आपको बातें बताई हैं, और उसमें मैं क्या कह रहा था कि ग्रेट चीज़ें क्या आ रही है, एमपीजी आ रही है, डीआईएसपी आ रही है, एचपी आ रहा है, और डब्ल्यूटी आ रहा है। तो माइल पर गैलन, इंजन कितना बड़ा है, हॉर्स पावर कितनी है, और वेट कितना है। हाँ, माइल पर गैलन। और देखें माइल पर गैलन नेगेटिव में है। आई थिंक आई अंडरस्टैंड कि ये क्या कह रहा है। आई मीन मुझे गाड़ियों का ज़्यादा नहीं पता, पर इट्स नॉट लाइक कि मुझे कुछ भी नहीं पता उनकी इनर वर्किंग्स का। सही है। चार वेरिएबल्स जो हैं वो हमारे पास अभी इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। नोट पैड ज़रा खोलते हैं। सही है, हमारे पास एम पी जी इंपॉर्टेंट है, डी आई एस पी इंपॉर्टेंट है, एच पी इंपॉर्टेंट है, और डब्ल्यू टी इंपॉर्टेंट है। सही है। और एम पी जी हम लोग देख सकते हैं कि नेगेटिव है, बाकी सब पॉजिटिव है। सही है। एम पी जी माइल पर गैलन मतलब गाड़ी का एवरेज कितना है। डी आई एस पी मतलब डिस्प्लेसमेंट, इंजन बड़ा कितना है। हॉर्स पावर कितनी है, और वेट कितना है। हाँ, आई थिंक अगर मैं पहले फैक्टर की एक एनालिसिस बनाऊं कि क्या फैक्टर बन सकता है फैक्टर वन में, वो ये है कि गाड़ी किस टाइप की है। क्यों? क्योंकि अंडरस्टैंड करिएगा, एक गाड़ी की एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि जो हमारे पास स्पोर्ट्स कार होती हैं, सब लोग आप लोग जानते ही होंगे, जो स्पोर्ट्स कार होती है उनका हॉर्स पावर बहुत तेज़ होता है, उनका इंजन बड़ा होता है, और चूंकि लेकिन उनका वेट जो होता है वो कम होता है, वेल ओवरऑल बॉडी का। डू यू नो व्हाट, आई थिंक ये इंजन की बात कर रहा है, पहला फैक्टर जो है वो गाड़ी के इंजन की बात कर रहा है। सही है। क्यों? क्योंकि देखे, ये चारों फैक्टरों को अंडरस्टैंडेबल बना रहा है कि डी आई एस पी डिस्प्लेसमेंट मतलब इंजन बड़ा कितना है। सही है। एच पी हॉर्स पावर मतलब इंजन आउटपुट कितना क्रिएट करता है, एनर्जी कितनी क्रिएट कर रहा है, जब हम उसके अंदर ईंधन या फ्यूल डाल लें तो आउटपुट कितना क्रिएट कर रहा है। वेट गाड़ी का टोटल है, लेकिन ज़्यादातर जो वेट है वो हमको पता है कि इंजन का भी वेट अच्छा खासा होता है। सही, जितना बड़ा इंजन हो। और हमको गाड़ी वालों को ये बात पता होगी, जो भी जिनको भी शौक है, कि भाई जितनी ज़्यादा हॉर्स पावर होती है गाड़ी में, तो आम तौर पे ज़्यादा, जब हॉर्स पावर ज़्यादा होती है तो उसके लिए इंजन का बड़ा होना भी ज़रूरी है। तो डी आई एस पी भी बड़ा है, और एच पी का साथ होना बड़ा है, मतलब हॉर्स पावर का और डिस्प्लेसमेंट, मतलब इंजन के वॉल्यूम का कि कितना बड़ा है, उन दोनों का एक साथ बड़ा होना बिल्कुल सेंस बनता है। सही है। और आई थिंक डी आई एस पी और हाँ, एच पी और डी आई एस पी अच्छा खासे साथ ऊपर है। तो डी आई एस पी यानी इंजन कितना बड़ा है, और वो हॉर्स पावर मतलब आउटपुट कितना दे रहा है, वो एक दूसरे से कोरिलेट करता है, सेंस बनता है। और फिर ऑफ कोर्स जब एक इंजन बड़ा होगा तो उसका वेट भी ज़्यादा होगा, तो वेट भी सेंस बनता है। लेकिन जब गा इंजन जब बहुत बड़ा होता है
और वो हॉर्स पावर ज़्यादा क्रिएट करने वाला इंजन होता है, क्योंकि ऐसे भी इंजन होते हैं जो बड़े हैं, जैसे पुराने ज़माने के इंजन से इंजन बड़े होते थे लेकिन हॉर्स पावर नहीं क्रिएट करते थे। लेकिन इसमें हॉर्स पावर अच्छी खासी क्रिएट हो रही है 0.829 की। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट भी अच्छा खासा है, यानी इंजन भी बड़ा है, हॉर्स पावर भी ज़्यादा क्रिएट कर रहा है और उसका वेट भी ज़्यादा है। तो जब ये तीनों चीज़ें होती हैं, यानी हॉर्स पावर जब ज़्यादा क्रिएट करने वाला एक इंजन होता है तो वो उसका एवरेज भी बेकार होता है। सही है। मैं आपको एक अच्छी एग्जांपल देता हूँ कि जब इंजन ज़्यादा बड़ा होता है, ये होता है 2 सेकंड के लिए भूल जाएं कि ये क्या कहते हैं गाड़ी का डेटा है। लेट्स जस्ट से कि एक व्हीकल का डेटा हमें पता है कि भाई यार ये एक व्हीकल है, एक मैकेनिकल व्हीकल। ये नहीं पता क्या है, क्या बाइक है, गाड़ी है, क्या है, एयरप्लेन है। सही है। हमें ये नहीं पता, हमें बस पता है कि ये डेटा है गाड़ियों इंजनों के बारे में। तो फिर हम लोगों को ये पता है कि जो बाइक चलाते हैं, मैंने अभी बताया कि एक एवरेज जो एक एस्टिमेशन होती है एक आम 70 की, वो होती है कि वो 40 किलोमीटर पर लीटर दे देती है। तो ये तीनों जो हैं, सही है, 40 किलोमीटर पर लीटर देती है और वो सीडी कितनी होती है, 70। सही है। हॉर्स पावर में कन्वर्ट करें तो वो तो बहुत ही कम है, वो कोई 4-5 हॉर्स पावर की गाड़ी है वो। सही है, सीडी 70 हॉर्स पावर का यूनिट में अगर बात करें। तो जब, और हमें पता है कि भाई इसका इंजन इतना बड़ा नहीं होता, हमारे सामने ही होता है लिटरली इंजन, मतलब ऐसा है कि आपके सामने ही रखा हुआ होता है, बहुत बड़ा नहीं होता इसका इंजन। तो सपोज करें, तो जब उसका इंजन छोटा होता है यानी वो जगह कम घेरता है और उसकी हॉर्स पावर भी कम होती है, जैसे मैंने आपको बताया 70 है, 70 को आप सी डी 70 को कंपेयर, अगर आप हॉर्स पावर के यूनिट्स में कंपेयर करें सी डी के यूनिट को, तो वो तकरीबन 4 या 5 आई थिंक हॉर्स पावर देती है। हॉर्स पावर भी कम है, जगह भी इंजन कम ले रही है, हॉर्स पावर ही कम है, और वेट भी फिर ऑफ कोर्स कम होगा जब जगह कम ले रही है। सही है। और हमें पता है कि कितना छोटा है, इतना ज़्यादा वेट नहीं होगा कंपेरेबली टू अदर्स। तो हमें पता है कि उसका माइल पर गैलन, मतलब जो एवरेज होता है वो अच्छा होता है, 40 से 50 किलोमीटर पर आवर होता है, पर लीटर होता है। इसी तौर पे अगर मैं आपको कंपेयर करूं कि गाड़ी के इंजन से, तो गाड़ी का इंजन लेता भी ज़्यादा जगह है। सही है। वो एनर्जी भी ज़्यादा क्रिएट करता है क्योंकि गाड़ी बड़ी होती है। सही है। तो हमें पता है कि गाड़ी बड़ी, हॉर्स पावर हमें कैसे पता चलेगा कि ज़्यादा क्रिएट करता है, उस तरीके से पता चलेगा क्योंकि हमें पता है कि भाई गाड़ी बड़ी है। अगर वो उसी हॉर्स पावर का इंजन हुआ जो एक सिंपल बाइक में लगता है, उसके ही उतनी ताकत का, तो वो गाड़ी तो घंटा नहीं चलने वाली। सही है। सॉरी, तो गाड़ी ज़्यादा नहीं चलने वाली। तो और वेट भी फिर ऑफ कोर्स उसका जो है वो ज़्यादा होगा। सही है। तो उस सिचुएशन में वो माइल पर गैलन यानी एवरेज कम देती है। और मैं एक रियलिस्टिकली बता रहा हूँ आपको कि गाड़ियों का जो एक होता है वो आई थिंक करोला की गाड़ियों का, आई एम नॉट श्योर, आई थिंक 9-10 किलोमीटर, 9-10 किलोमीटर पर लीटर देती है वो। आई थिंक सो। मुझे आई मीन आई डोंट नो अबाउट इट। जो पुरानी गाड़ियाँ 2013 की, 2012 की, आई थिंक करोला की, वो कुछ यही एवरेज देती हैं सिटी के अंदर, और सिटी के बाहर हाईवे पर 14-15 किलोमीटर दे देती हैं, वो अलग बात है, लेकिन सिटी के अंदर आई थिंक वो 9 या 10 किलोमीटर पर लीटर देती हैं। और फिर हम वापसी इस बात पर आ जाते हैं कि ये गाड़ी की बात कर रहे हैं, तो इट मेक सेंस कि पहला फैक्टर हम कह सकते हैं कि ये इंजन की बात है। पहला फैक्टर इंजन है। सही है। आई होप कि आप कुछ समझ पा रहे होंगे कि पहला फैक्टर, कि ये फैक्टर कैसे होता है। मैंने इन सारी चारों चीज़ों को देखा, डेटा को समझा कि क्या है, कि चारों चीज़ें बता क्या रही हैं। सही, डीआईएसपी होता है, कि एचपी क्या होता है, वेट क्या होता है। और फिर हमने थोड़ी अपनी, जैसे मैंने कहा था कि वीडियो की शुरुआत में भी, कि आपको डेटा जिस पर काम कर रहे हैं, आपको उसका बैकग्राउंड उस डेटा के बारे में पता होना चाहिए, मतलब गाड़ियों के बारे में पता होना चाहिए। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता था कि भाई जब इंजन बड़ा होता है, जैसे रेस कारों का इंजन होता है, उनका एवरेज जो होता है वो बहुत बेकार होता है, क्योंकि वो स्पीड के लिए बने हैं, वो लोग पावर के लिए बने हैं, वो लोग एफिशिएंसी के लिए नहीं बने। सही है। तो इसी तरीके से ये इंजन का डेटा है, मेरे लिहाज से ये इंजन का फैक्टर है, फैक्टर नंबर 1। वी कुड से दैट इट इज़ अ फैक्टर कि ये इंजन है। सही है। इंजन की
इंजन की टाइप का फैक्टर है कि इंजन टाइप कौन सा है या गाड़ी कौन सी है, जो भी हमने इंजन्स का डेटा उठाया है। सही है। अब फैक्टर टू पे आ जाते हैं। फैक्टर टू में जो है वो एक ही चीज़ है कि क्यू सैक। और क्यू सैक में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, अब हम दो सैक। फैक्टर वन हो गया कि भाई इंजन की टाइप है। फैक्टर टू हमारे पास हो गया कि क्यू सैक 0.851। हाँ, I mean it does not make sense to be honest with you. अच्छा, पहले वाले भी यही था कि जैसे मैंने कहा कि एक रेस कार की गाड़ी है तो दे आर मेड कि वो जल्दी से जल्दी कितना क्रिएट कर लेती हैं, क्या कहते हैं, कि जल्दी से जल्दी कितने स्पीड पकड़ती हैं, राइट। एचपी कितना है, हॉर्स पावर उनकी कितनी है। लेकिन इस पे हॉर्स पावर हमारा जैसी जैसी बढ़ता है तो वेट तो है, क्योंकि वेट तो होगा, वेट तो नेगेटिव नहीं होगा ना। ड्रैट आपकी व्हील का एक्सिल का रेशियो वो है। आपका एमपीजी यानी गैलन, बिल्कुल बिल्कुल तो खैर नहीं, ज़ीरो पे है, मतलब ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, लेकिन -0.02 पे है, यानी थोड़ा सा नेगेटिव है। और DISP भी, यानी डिस्प्लेसमेंट भी वॉल्यूम का, इंजन का, वो बिल्कुल -0.02 पे, यानी थोड़ा सा उसके कम होने पे आपका रेंज बढ़ती है। एक्चुअली आई थिंक इट कैन मेक सेंस, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि गाड़ियों का इंजन में बहुत सारी टाइप्स होती हैं। कुछ ट्रक के इंजन होते हैं, कुछ कंटेनर के इंजन होते हैं, कुछ BMW के इंजन होते होंगे, कुछ क्या कहते हैं खैबर का इंजन होगा, कोई करोला का, कोई फरारी का। सही है। तो बहुत सारी अलग अलग तरीके की गाड़ियाँ, हमें उसका ये नहीं पता कि कौन सी गाड़ी है। बट द फैक्ट के क्यू सैक इसका जब बढ़ता है, यानी कि मिली सेकंड, क्या क्या कहते हैं कि कितने सेकंडों में ये क्वार्टर माइल को ट्रैवल कर लेता है। क्वार्टर माइल मतलब समझे, अब मुझे माइल नहीं पता टू बी ऑनेस्ट विथ यू, 2 सेकंड के लिए कंपेयर बोल देते हैं कि क्यूसेक माइल के यूनिट्स में नहीं है, ये किलोमीटर्स के यूनिट्स में। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई 250 मीटर इसने कितनी देर में सफ़र किया है। तो 250 मीटर का सफ़र इसने 0.85 सेकंड में करा है। और हमें अंडरस्टैंडेबल है कि जितना ज़्यादा एक गाड़ी एक जगह, जितना ज़्यादा टाइम एक गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह पे लेने में लगाएगी, हम उस गाड़ी को कमज़ोर समझेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि रेस कार्स वालों का तो काम ही होता है। अगर हम सबसे इलीट ऑप्शन मैं आपको दूं रेस कार का, तो जितना ज़्यादा आपकी स्पीड, जितनी ज़्यादा आपका इंजन मजबूत होगा, जितना आपका रेस कार में कि आपकी बेहतरीन बनी होगी, क्योंकि रेस कार एफिशिएंसी को नहीं देखती, वो स्पीड को देखती है और स्टेबिलिटी और बाकी वगैरह चीज़ें, लेकिन बेसिकली स्पीड। एफिशिएंसी नहीं है उसका काम स्पीड है एक रेस कार का। तो उसमें आपका क्यू सैक जो है वो कम होना चाहिए। सही है। उसमें आपका क्यू सैक जो है कम होना चाहिए, मतलब कम टाइम लग रहा है 250 मीटर तय करने में, एज कम्पेयर टू दी अदर गाड़ी जो ज़्यादा टाइम लगा रही 250 मीटर कवर करने के लिए। मतलब इसका वैल्यू का बढ़ना ना, मतलब ये है कि गाड़ी कोई एवरेज गाड़ी है या रेस कार वाली गाड़ी नहीं है, या कोई टॉप रेस कार वाली गाड़ी नहीं है। सही है। और फिर हम ये भी देख सकते हैं एमपीजी और डीएसपी भी तकरीबन ज़ीरो है, -0.02 है, लेकिन ज़ीरो के बहुत करीब है, मतलब और बहुत वीकली कोरिलेटेड है इसके साथ। इसका मतलब ये है कि क्यू सैक जो है हमें जो दे रहा है वो ये बता रहा है कि गाड़ी जितनी अ, गाड़ी का मतलब एवरेज, आई वुड से कि ये जो दूसरा फैक्टर है वो गाड़ी की वही बता रहा है हमें, क्योंकि देखिए इसमें तो फैक्टर भी सिर्फ एक ही रह गया है। तो और ये भी हम देख सकते हैं कि इसमें हॉर्स पावर नेगेटिव में जा रहा है, कि जैसे क्यू सैक बढ़ेगा तो हॉर्स पावर नेगेटिव में होगा, जो सेंस बनता है ना, हॉर्स पावर का मतलब आउटपुट होता है। अगर आउटपुट कम होगा तो फिर गाड़ी ज़्यादा टाइम लेगी एक जगह से दूसरी जगह जाने में। दैट मेक्स सेंस कि ये क्यू सैक जो है वो यही बात कर रहे हैं कि उसमें सिर्फ एक ही फैक्टर है मेरे मुताबिक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
वो ये है कि वो ये फैक्टर है कि एक गाड़ी एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे कितना देर में सफ़र कर रही है। सही है। अब आप बोलेंगे भाई ये तो तुमने तो सिर्फ एक चीज़ बताई है, क्यू सेक इसमें क्या हुआ था, वैसे भी दिख रहा था। हाँ लेकिन आप ये भी तो चेक करें, 1/√ऑफ आप 2 करेंगे तो 0.7 से बड़ी वैल्यूज़ लेनी है एक रूल ऑफ थंब के लिहाज से, और उसमें सिर्फ एक आ रही है, तो इट मेक सेंस कि एक क्यू सेक है, लेकिन इसमें कितने सारे थे। तो उन सारे चारों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये पैटर्न हम लोग एक निकालेंगे कि भाई कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो चारों चीज़ों को मैटर करती हैं और चारों चीज़ों में कॉमन है। तो वो एक प्रॉब्लिक चीज़ हो सकती है जो एक्सप्लेन कर रही है इसके फैक्टर एनालिसिस को। आई थिंक मेरी थोड़ी सी इमेजिनेशन आई थिंक थोड़ी स्ट्रांग है, तो मैंने ऐसे कर लिया, वरना प्रॉब्ली इसको निकालने के लिए भी कोई ना कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसे ग्राफ पैटर्न निकालने के लिए आई थिंक मैंने पीसीए में भी जो करवाया था। तो पहला वाला फिर मैं फिनिश करता हूँ ये वाला, कि भाई पहला वाला फैक्टर जो है वो हमें हमें ये बता रहा है कि गाड़ी का इंजन टाइप कौन सा है। सही है। और दूसरा वाला हमें बस बेसिकली ये फैक्टर ये है कि गाड़ी क्या 0 to 60 या 0 से 250 मीटर्स ट्रैवल करने की स्पीड कितनी है। सही है। ये हम फैक्टर्स एक इंटरप्रिटेशन में लिख सकते हैं। आई होप कि ये आपको समझ में आया। और गुडनेस ऑफ इट टेस्ट जो एमएलई में ही होता है आपको ये, अच्छा हाँ अभी तो प्रिंसिपल एक्सेस फैक्टर भी बताना है। बहरहाल वो भी यही है, कोई चीज़ नई नहीं है, उससे भी यही होगा। मैं 2 मिनट में बता दूंगा वो, मैं इसको आपको मैंने एक्सप्लेन अच्छा खासा करा है। गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट जो है वो हमारे पास है काई स्क्वायर का, ये एमएलई में होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 4.8234 सिग्निफिकेंट वैल्यू है। क्या ये 0.05 से बड़ी है छोटी है? ये है 0.05 से ये बड़ी है, यानी ये होगा फेल टू रिजेक्ट H0। मतलब ये है कि तो H0 इसका ये है कि द डेटा फिट्स द मॉडल परफेक्टली एंड द डेटा H1 क्या है, डेटा डज नॉट फिट द मॉडल। सही है। मॉडल ये कि मतलब हमने जो मेथड इस्तेमाल करा है एमएलई का, तो इसमें क्योंकि 0.234 हो रहा है, यानी 0.05 से वैल्यू बड़ी होती है, और हमें पता है जब पी वैल्यू 0.05 से बड़ी होती है तो हम बोल देते हैं फेल टू रिजेक्ट H0। और H0 क्या था हमारे पास कि भाई डेटा फिट्स मॉडल परफेक्टली, हम इसके लास्ट से भी एक रिजल्ट दे देंगे भाई ये डेटा इस गुडनेस ऑफ फिट के टेस्ट के मुताबिक सही से बैठ रहा है इस मॉडल के अंदर। ये हो गया। अब आते हैं उस पे। ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन आई होप के समझ में आया हो। आई डोंट थिंक मैं इससे ज़्यादा बेहतर और बता सकता था, कि आई होप आपको कुछ समझ में आया हो। मैक्सिमम लाइक्लीहुड के बाद प्रिंसिपल एक्सिस फैक्टरिंग है। कोरिलेशन पे करना है, कोवेरियंस पे करना है। आपको याद है मैं क्या बोल चुका हूँ, पर मुझे नहीं पता कि ये क्या डेटा एक में, बल्कि घंटा नहीं है, ये एक ही यूनिट में नहीं है। एच पी, एम पी, जी डी आई, एस पी, एच पी एक पर सेकंड के लिहाज से ले रहा है, एक वॉल्यूम का डेटा है, एक हॉर्स पावर के यूनिट में है, एक रेशियो के यूनिट में है। तो हम लोग कोरिलेशन ही लेंगे, कोवेरियंस नहीं लेंगे। फिर से मैंने वही सेलेक्ट कर दिया। ओके डन 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 डन, दिखा दे भाई। अब ये आ गया शुरुआती दूसरा, यही है ना? हाँ दूसरा यही है। इसमें भी वही चीज़ है दो। शुरुआत के दो ही इंपॉर्टेंट है इसमें भी, क्योंकि देखिए मेथड अलग है लेकिन चीज़ तो एक ही है। इसमें क्या दिखा रहे हैं, इसमें क्या प्रिंसिपल फैक्टर वही दिखा रहा है, एम पी, जी डी आई, एस पी, एच पी और वेट, हाँ वही है। लेकिन देखिए फ़र्क क्यों है। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने एमएलई आपको बताया था कब इस्तेमाल होता है, और मैं आपको बताता हूँ कि प्रिंसिपल एक्सेस फैक्टरिंग का मेथड कब इस्तेमाल होता है। प्रिंसिपल एक्सेस मेथड का फैक्टर जब इस्तेमाल होता है जब हमें नहीं पता हो कि डेटा मल्टावेरिएट है, मल्टावेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। मल्टावेरिएट तो ऑफ कोर्स होगा जब भी तो अप्लाई हो रहा है। तो एमएलई में था कि मल्टावेरिएट नॉर्मल हमारी अजम्पशन है कि डेटा है, इसमें अजम्पशन की ज़रूरत नहीं है कि नॉर्मली है या नहीं है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड। दूसरा ये कि एमएलई में डेटा का बड़ा होना ज़रूरी था। प्रिंसिपल एक्सेस फैक्टरिंग में डेटा छोटा भी हो तो काम चल जाता है। अब कितना छोटा हो कितना बड़ा हो एक अलग बात है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि डेटा के सैंपल साइज़ पे भी बात आती है इन दोनों में। तीसरा ये कि एमएलई जो है वो फर्दर टेस्टिंग के लिए अच्छा होता है, जैसे में काई स्क्वायर का एक होता है। प्रिंसिपल एक्सेस फैक्टरिंग में जो है वो काई स्क्वायर वाला चक्कर नहीं होता, जैसा अभी चेक कर सकते हैं इसमें काई स्क्वायर नहीं आ रहा। प्रिंसिपल एक्सेस फैक्टरिंग जो है वो क्या कहते हैं, एक एक्सप्लेनेटरी बेसिस पे ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल होता है।
सही है। मतलब ये अगर आप इस सलाह से करना, अगर आपको फर्दर टेस्टिंग करनी है, ये थोड़ा स्टैटिस्टिक्स ज़्यादा चाहिए तो आप एम इस्तेमाल करेंगे। प्रिंसिपल अगर आपको एक्सप्लेनेटरी ज़्यादा चाहिए तो आप प्रिंसिपल एक्सेस फैक्टरिंग इस्तेमाल करेंगे। सही है। इस तरीके से ये वाली लैब हमारी फिनिश होती है।